नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। दिन के 12 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को सराहा। कहा, रिकॉर्ड संख्या में पदक जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित करने पर खिलाड़ियों को दी बधाई। जीतने के जज्बे को बताया देश की ताकत। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। सीबीआई मामले में मिली जमानत। शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल किसी भी सरकारी फाइल पर नहीं कर सकेंगे दस्तखत। खालिस्तानी संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थकों के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई। पंजाब में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी। विदेश से फंडिंग और कनाडा दूतावास के बाहर हमला मामले में एक्शन। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। लगातार चौथे दिन स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रदर्शन। कल शर्तों के कारण डॉक्टर और मुख्यमंत्री की नहीं हो सकी थी बात। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की आज हो रही है जांच। दोनों राज्यों में सभी दलों का चुनाव प्रचार अब हो गया है तेज। मौसम से जुड़ी खबरों में उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। बारिश के अलर्ट के कारण सभी स्कूल बंद। पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास के इलाकों में बारिश जारी। राजस्थान में मानसून सीजन की बारिश ने तोड़ा 49 साल का रिकॉर्ड। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की है। पीएम मोदी ने इस मौके पर खिलाड़ियों को उनकी सफलता के लिए बधाई दी। खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री मोदी को खास उपहार भी दिए। पैरालंपिक खिलाड़ियों के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि वह चाहते हैं कि समाज में दिव्यांगों के प्रति देखने का दृष्टिकोण बदले। पीएम ने साथ ही कहा कि आज जरूरत है दिव्यांगों के प्रति सम्मान के भाव से देखने का, ना कि दया भाव से देखने का। मैं चाहता हूं कि इस खेल में और लोग आए, अधिक मेडल आए, वो तो बात अच्छी है, होना भी चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से देश में एक कल्चर पैदा करना चाहता हूं। वो कल्चर ये है कि देश के हर नागरिक को समाज में जिनके जीवन में इस प्रकार की कठिनाई है, जो हमारे दिव्यांग जन है, उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदले। वे उनके प्रति सम्मान के भाव से देखे, दया भाव से नहीं। वो हमें मंजूर नहीं है। दया भाव नहीं चाहिए, सम्मान से देखे, मैं तुमसे कम नहीं हूं। ये मिजाज मुझे देश में पैदा करना है। पीएम ने साथ ही कहा कि पैरा एथलीट आज समाज के मन को बदलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पैरा खिलाड़ी सिर्फ मेडल नहीं बल्कि माहौल बदलने का काम भी कर रहे हैं। तो आप जो ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो एक पूरे समाज के मन को बदलने का आपका कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ मेडल नहीं, मेडल से ज्यादा आप माहौल बदल रहे हैं। हर दिव्यांग जन के मन में आप एक विश्वास पैदा कर रहे हैं कि हम भी कुछ कम नहीं है। और मैं मानता हूं कि हमने इस चीज को उसी रूप में करना है। आखिरकार मेडल की संख्या, आजकल तो युग ही ऐसा है कि इन चीजों को काउंट किया ही जाता है। लेकिन 140 करोड़ का देश आज जिस जज्बे के साथ खड़ा हुआ है, खेलने के लिए नहीं, जीतने के लिए जा रहे हैं। मैं एक पार्टिसिपेंट हूं ऐसा नहीं है, मैं एक परफॉर्मर हूं। ये जो मिजाज है ना, वो देश की ताकत बनता है। और आप देश की उस ताकत में नई ऊर्जा भरते हैं।
बढ़ेंगे अब अगली खबर की ओर। आखिरकार तिहाड़ के ताले खुलेंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को सीबीआई के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें ईडी के मामले में पहले ही जमानत मिल गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फरमान के अनुसार उन्हें सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल गई है। इससे अब केजरीवाल के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें जरूर लगाई हैं। जमानत के लिए उन पर वही शर्तें लागू होंगी जो ईडी के मामले में जमानत देते हुए लगाई गई थी। अरविंद केजरीवाल ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय और ना ही सचिवालय जा सकेंगे। साथ ही अरविंद केजरीवाल किसी भी सरकारी फाइल का तब तक दस्तखत नहीं कर सकेंगे जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो। इसके साथ ही अपने ट्रायल को लेकर कोई भी सार्वजनिक बयान या टिप्पणी अरविंद केजरीवाल नहीं करेंगे। इसके साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगाई है वो ये है कि किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे। जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और जांच में सहयोग करना पड़ेगा। और आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के केस में अब तक क्या हुआ है। तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है बड़ी राहत। उन्हें मिल गई है सीबीआई मामले से जमानत। आपको बता दें कि 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं 22 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल ने जमानत याचिका वापस ली थी। इसके साथ ही 22 मार्च 2024 को ईडी ने केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद क्या हुआ, उसी दिन 22 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया, जिसके बाद 27 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है। जिसके बाद अगले ही दिन 28 मार्च को केजरीवाल की हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी जाती है। फिर 1 अप्रैल 2024 का दिन आता है जब केजरीवाल को 15 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। 3 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद 9 अप्रैल को हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी संवैधानिक है। फिर 9 अप्रैल को केजरीवाल के वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात होती है और उसके बाद 10 अप्रैल को केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा था कि आप लोअर कोर्ट जाइए, लेकिन फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का त्वरित राहत देने से इनकार कर दिया जाता है और 22 अप्रैल को केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इलाज की याचिका खारिज हो जाती है। उन्होंने कहा था कि उनको मेडिकल कुछ कारण हो रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें जमानत मिल जानी चाहिए। जिसके बाद 23 अप्रैल को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि 7 दिन और बढ़ा दी जाती है और 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई होती है और ये मनी लॉन्ड्रिंग मामला ईडी से जुड़ा हुआ था, जिसमें 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक दे दी थी जमानत। फिर 5 सितंबर का दिन आता है जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई केस में केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज उस फैसले की सुनवाई थी। और आज 13 सितंबर का दिन है जब अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले से मिल चुकी है राहत, यानी कि तिहाड़ के ताले खुलेंगे और अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे। दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ विकास सारथी। विकास, सशर्त शर्तों पर जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को, बेल मिली है, बरी नहीं हुए हैं। हालांकि राहत जरूर है क्योंकि ईडी से पहले ही जमानत मिल चुकी थी, आज सीबीआई से जमानत मिल गई है, लेकिन टाइमिंग को लेकर दोनों जस्टिस के बीच में राय अलग अलग रही। बिल्कुल भावना, यहाँ पर 2 मामले थे। एक सीबीआई ने जो उनको गिरफ्तार किया था उसको उन्होंने चुनौती दी थी अरविंद केजरीवाल ने, और इस बीच में जमानत की मांग की थी। जहाँ तक जस्टिस सूर्यकांत के फैसले की बात है, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें सीबीआई की गिरफ्तारी में कोई भी प्रोसीजरल लैप्स नहीं दिखता। जिन चीज़ों को आधार बनाकर गिरफ्तारी को चुनौती अरविंद केजरीवाल के वकील दे रहे थे उन्हें अस्वीकार किया कोर्ट ने, और इसीलिए जस्टिस सूर्यकांत ने वो जो मांग थी, याचिका थी, उसको खारिज कर दिया।
हालांकि जस्टिस उज्जवल भुइयां की टिप्पणी ये थी कि सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की है उसमें काफ़ी गैप है। पहली बार पूछताछ अरविंद केजरीवाल से की गई और जब सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया, इसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है और ये इसको सीबीआई जस्टिफाई नहीं कर पाई। हालांकि जस्टिस भुइयां ने अलग से कोई फैसला लिखा नहीं इसको लेकर के, और उनकी ये केवल ऑब्जर्वेशंस रही हैं सीबीआई के कामकाज को लेकर के। दूसरी बात, यहाँ पर जो जमानत का मामला था उस पर दोनों जज एक राय थे। चार्जशीट इसमें फाइल हो चुकी हैं। जो ट्रिपल टेस्ट की बात होती है कि ना तो अरविंद केजरीवाल देश छोड़कर भाग सकते हैं, ना वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और ना ही साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो इस ट्रिपल टेस्ट के आधार पर कोर्ट ने पाया कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जा सकती है। हालांकि एक बड़ी रुकावट उनके लिए अभी यह है कि जो ईडी मामले में शर्तें थी वो भी इसमें लागू होंगी, यानी वो बतौर सीएम फाइल पर तभी हस्ताक्षर कर पाएंगे जब उपराज्यपाल उनको ऐसा करने के लिए कहें। जब तक एलजी उनको इस तरह का कोई निर्देश नहीं देते, वो अपनी इच्छा से किसी फाइल पर कोई भी साइन नहीं करेंगे। ये एक बड़ी रुकावट है अरविंद केजरीवाल के लिए। लेकिन अगर उनकी पर्सनल लिबर्टी की बात करें तो ये एक आज का जो फैसला है वो राहत लेकर आया है, क्योंकि ईडी मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इससे पहले बेल दे दी थी, लेकिन सीबीआई मामले में उनकी जो गिरफ्तारी थी उसको लेकर वो पहले हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि अब जो ट्रिपल टेस्ट है उसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल को जेल में रखे जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बीच में सीबीआई ने एक दलील और रखी थी कि अरविंद केजरीवाल को ये निर्देश दिया जाए कि वो सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में जाएं, क्योंकि अब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इसीलिए कोर्ट की जानकारी में ये बात होनी चाहिए कि आखिर उनके खिलाफ आरोप किस तरह के हैं। लेकिन इस दलील को भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और ये कहा कि अगर वो सीधे हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट आए हैं, भले ही हाईकोर्ट ने उनको सुझाव दिया था कि वो ट्रायल कोर्ट जाएं, तो भी उनकी इस सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा इससे, और इसीलिए कोर्ट ने उस आपत्ति को भी दरकिनार कर दिया। तो कुल मिलाकर जो गिरफ्तारी की बात है सीबीआई की तरफ से, उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर है, क्योंकि जस्टिस भुइयां ने अलग से कोई फैसला लिखा नहीं है उस पर। उनके केवल ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, ये वर्बल ऑब्जर्वेशंस। और जहां तक जमानत की बात है उसको लेकर के दोनों जज एक राय हैं कि जो कहा जाता है कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, वो कोर्ट ने कहा कि हम केजरीवाल के मामले में भी इसको फॉलो कर रहे हैं और इसीलिए उनको सशर्त जमानत दी जा रही है। साथ ही विकास सारथी, जिस तरीके से आपने बताया कि सशर्त उनको जो है जमानत मिली है, आपने सशर्त जमानत में आपने बताया कि एक मुख्य तो ये है कि ईडी के जब फैसला आया था जब उन पर, तो वो जो शर्तें रखी थी वही सुप्रीम कोर्ट की जमानत में भी रखी गई है, जिसमें जब तक कोई महत्वपूर्ण फाइल नहीं होगी तब तक वो साइन नहीं कर पाएंगे। तो इसके अलावा और क्या क्या शर्तें रखी गई हैं? बिल्कुल भावना, दूसरी जो बातें रखी गई हैं वो ये कि केस को लेकर के वो किसी तरह का पब्लिक डोमेन में कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। ये भी एक बड़ा रुकावट है उनके लिए कि वो अब जैसा हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार में वो हरियाणा में जाहिर है जाएंगे चुनाव के लिए, फिर दिल्ली में चुनाव होने हैं, लेकिन वो इस केस को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये कोर्ट की सीधी सीधी हिदायत है। दूसरा, जो आमतौर पर शर्तें होती हैं कि जब भी जांच अधिकारी उनको बुलाएंगे, उनको जाना होगा, पेश होना होगा। अगर ट्रायल कोर्ट उनको किसी कारण से बुलाता है किसी चीज़ के लिए तो उनको जाना होगा। जब भी वो दिल्ली छोड़कर बाहर जाएंगे तो उनको जांच अधिकारी को जानकारी देनी होगी कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो आमतौर पर कोर्ट किसी भी आरोपी के लिए शर्तें रखता है वही शर्तें हैं। लेकिन उनके लिए एक विशेष शर्त है, वो ये कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय में नहीं जाएंगे और किसी भी फाइल पर केवल तभी हस्ताक्षर करेंगे जब सीएम दफ्तर से रहेगी दूरी अरविंद केजरीवाल की। विकास, और सशर्त जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन बहुत सारी शर्तें जिनका पालन अरविंद केजरीवाल को करना होगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी राहत जरूर नजर आ रही है। विकास, इन तमाम जानकारियों के लिए फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, खबरें और भी हैं। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खालिस्तानी संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थकों पर नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने बड़ा एक्शन लिया है। जांच एजेंसी पंजाब में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इस कार्रवाई के दौरान अमृतसर के ब्यास में भी एनआईए रेड कर रही है। अमृतसर जिले के ब्यास में अमृतपाल के एक समर्थक का घर है। एनआईए को आशंका है कि देश को अस्थिर करने के लिए विदेशों से पैसा इनके पास से ही आ रहा है। कनाडा में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानियों के प्रदर्शन और हमले की जांच के मामले में भी एनआईए पंजाब में छापेमारी कर रही है। अमृतपाल के ऊपर पंजाब और असम में कई मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि वारिस पंजाब दे संगठन अलगाववाद और खालिस्तान को समर्थन देता है। और अब खबरें जनादेश से, जहां बात करते हैं आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा के रण को जीतने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। राज्य में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर किस रणनीति से काम कर रही है, उसको लेकर हरियाणा के कार्यकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। आइए आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, चुनाव भी चल रहा है, प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र से चुनाव की एक शुरुआत करने वाले हैं, एक बड़ी रैली होने वाली है। हरियाणा में बीजेपी को कितना फायदा होगा इससे सर? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी हरियाणा में आते हैं, लोग दिल खोल करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। और हमारे लिए बड़े खुशी की बात है, गर्व की बात है कि जब हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव चल रहे हैं, उन आम चुनाव के अंदर आगाज करने के लिए, जीत का आगाज करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कल 2 बजे कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि से, जहां भगवान श्री कृष्ण ने सर्वमानव जाति के लिए ज्ञान का संदेश दिया, गीता का संदेश दिया, उस पवित्र भूमि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस विजय का शंखनाद करने वाले हैं, आगाज करने वाले हैं। सारे उम्मीदवार भी हैं कांग्रेस पार्टी में। हुड्डा अलग मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, कुमारी शैलजा अलग हैं, सुरजेवाला अलग हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये इनका क्योंकि व्यक्तिवादी राजनीति करते हैं, ये व्यक्तिवादी राजनीति करते हैं। ये इनकी संगठनात्मक न तो विचार है, न सोच है, न नीति है, न नेतृत्व है और न नियत है। नियत भी नहीं है इनकी काम करने की। ये तो लोगों के अंदर जब इलेक्शन आता है, झूठ एक उसको फैलाने का काम करते हैं। पहले तो झूठ को गढ़ते हैं, गढ़ करके फिर उसको फैलाने का काम करते हैं। अमेरिका में राहुल गांधी गए, उनकी यात्रा का जो विवाद है वो भी सामने आया है कि किस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की। आप क्या कहना चाहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है और ये स्पष्ट करना चाहिए राहुल गांधी को, क्योंकि जिस प्रकार की उनकी मंशा है, जो उनकी सोच है, यहाँ तो आकर के वो गरीब की बात करते हैं, विदेश में बैठ करके वो उस आरक्षण को ख़त्म करने की बात करते हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कभी भी कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया। उनको अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और आज भी उनकी यही मंशा, ये सोच जगजाहिर हो रही है कि वो इस प्रकार के वहाँ पर जाकर के बयान देते हैं कि हम आरक्षण को ख़त्म करेंगे। करनाल की जगह कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं, कुरुक्षेत्र से लड़ रहे हैं। जनता क्या कह रही है जब जनता के बीच में जा रहे हैं आप? नहीं, देखिए, जनता ने बड़ा स्वागत किया है। मैं तो यहाँ से सांसद रहा हूँ इस क्षेत्र से, और यहाँ पर जब मैं आया हूँ, पूरा का पूरा लाडवा सड़कों पे उस दिन मैंने नॉमिनेशन किया था, उन्होंने अपने भाई बेटे का ज़बरदस्त स्वागत किया है और मैंने भी सभी का आशीर्वाद लिया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लाडवा की जनता बहुत बड़े मार्जिन के साथ यहाँ से कमल का फूल खिलाने का काम करेगी। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री हरियाणा, जो बता रहे थे कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में वापसी करेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो काम हैं वो लोगों के बीच में है और उसी आधार पर हरियाणा की जनता उनको वोट करेगी। कैमरामैन जगमोहन के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, हरियाणा। और अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां उधमपुर के भरतनगर इलाके में स्वीप कार्यक्रम के तहत छात्रों को मताधिकार के प्रति जागरूक करने का काम किया गया। भरतनगर के स्वीप कार्यक्रम के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहली बार मतदान करने वाले छात्रों ने आगामी विधानसभा चुनावों में वोट डालने और दूसरों को भी वोट डालने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के द्वारा सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम यानी कि SVEEP के तहत मतदाताओं को जागरूक करने से संबंधित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
स्वीप एक्शन प्रोग्राम के तहत यहाँ पर डमी वोटिंग का ऑर्गेनाइजेशन किया है। हमने मशीन्स भी खुद बनाई और ये हमने डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए पर्पज़ के लिए रखा कि ताकि लोगों को पता चले कि वोटिंग कैसे करते हैं, कहाँ पर क्या होता है। और हमने मशीन खुद ही बनाई है, कॉलेज में ही रिसोर्सेज हमको कॉलेज से मिले और प्रिंसिपल हम अपने टीचर्स का बहुत थैंकफुल है क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमको इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। बेसिकली ये अवेयरनेस है रिगार्डिंग इलेक्शन, रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वोट। तो एक बेस्ट मीडियम है आर्ट हमारा, तो जिसके थ्रू हम पोस्टर्स बनाते हैं, स्लोगन्स देते हैं, कैप्शंस लिखते हैं, लोगों को सेंसिटाइज करते हैं, अवेयर करते हैं कि इलेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, वोट कास्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाईली टैक्टिकल वॉरफेयर में दुश्मन को कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए धोखा दिया जा सकता है और भारत इस नायाब टेक्नोलॉजी में कैसे महारत हासिल कर रहा है, इस सच्चाई की झलक जोधपुर में IDEX 24 में देखने को मिली। देखिए हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की एक खास रिपोर्ट। बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया में छलावा एक बहुत बड़ा हथियार है और मेरे हाथ में है ये डिकॉय यानी कि ये असली नहीं है, लेकिन ये ऐसा आभास देगा कि एयरक्राफ्ट बना के दे देगा ताकि जब दुश्मन कोई मिसाइल लॉन्च करता है इसको लॉन्च किया जाएगा और ये एक एयरक्राफ्ट की इमेज बना देगा और मिसाइल को मिसगाइड करेगा। ये टेक्नोलॉजी बनाई है कोएसार SDR ने बनाया है और ये है एयरबोर्न कम्युनिकेशन रिले। और मेरे साथ हैं, नमस्ते, माय नेम इज़ नितिन। हमने ये पूरा इंडिजिनसली बनाया है जिसमें ये डिकॉय है विच क्रिएट आभासी इमेज एंड एयरक्राफ्ट विल बी सेव्ड, आवर एसेट्स आर सेव्ड। हमने ये डिकॉय बनाया है 75 मिलीसेकंड्स में ये इग्नाइट होता है। इट क्रिएट्स एग्जैक्टली लाइक अ आभासी इमेज जो एयरक्राफ्ट की है और वहाँ जाके टकराता है। तो इसका जो मिनिमम है वो 75 मिलीसेकंड्स है। इस टेक्नोलॉजी को दुनिया के कितने देश इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने जो इसको मेड इन इंडिया बनाया है उसको हम कितने देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं? आज के तारीख में एक ही कंट्री ये बनाती है, दैट इज़ UK एंड इट्स अ UK एंड इटालियन प्रोडक्ट। अभी ये हम सब कंट्रियों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और दिस इज़ अ अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी कंट्री। ये पूरी टेक्नोलॉजी जो आपने बनाई है वो हमारा कितना फॉरेन करेंसी बचा रही है? दिस विल बी सेविंग फॉरेन करेंसी इन द रेंज ऑफ मोर देन 60%। ये जो टेक्नोलॉजी है ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है और मेक इन इंडिया का ये नायाब नमूना है। कंपनी ने बनाया है क्वासर SDR और ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे लिए इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि जो देश इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे इन्होंने UK का हवाला दिया, वो इसको देने के लिए आसानी से तैयार नहीं है, लेकिन अब भारत के पास ये टेक्नोलॉजी है। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज़ जोधपुर। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली में तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में कल रात से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के कारण सड़कों और निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बन गई है और अंडरपास भी बंद हो गए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।